Hello everyone, welcome to my YouTube channel EduLit Classes. Today in this video we are going to discuss about the detailed solution of each and every question of the RIMC examination which was held in December 2021. Right? So as you all are aware about the RIMC examination or RIMC question paper, actually in the RIMC 30 questions are there. Out of the 30 question, beta, part A consists of 20 questions and the marks of one question is for 5 marks. It means in part A total 20 questions are there. So part A is having how much total marks? It will be around how much? 100. All right. So 100 marks part A. All right. So now see. अगर बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन पेपर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, आप उससे क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। ये कब का है? दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर। ऑलराइट, आप उसको आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, आप उसमें जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। क्वेश्चन पेपर को सोल्यूशन मैं इस वीडियो पे करा रहा हूँ। इस पर्टिकुलर वीडियो पे हमारे 10 क्वेश्चन तक सोल्यूशन मैं आपको कराऊंगा। फिर हमारी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उस पर मैं फर्दर 10 क्वेश्चंस कराऊंगा। ऑलराइट, इट मींस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 हम इस वीडियो पे डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट। देखिए, इन द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कोप्राइम नंबर्स? कोप्राइम नंबर क्या होते हैं? राइट टू पेयर्स ऑफ कोप्राइम नंबर। हमको कोप्राइम नंबर के कितने पेयर लिखने हैं? 2 पेयर के बारे में डिस्कशन करना है कि कोई भी 2 पेयर आप कोप्राइम नंबर के लिख दीजिए। तो कोप्राइम नंबर को लिखने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि एक प्राइम नंबर क्या होता है। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? तो बेटा प्राइम नंबर क्या होता है? एग्जैक्टली, प्राइम नंबर आर दोज नंबर्स, प्राइम नंबर्स we can write like this: these are those numbers which has exactly two factors, 1 and itself। अब बेटा ये क्वेश्चन पहले आया था, अभी जो आपके पास जून 2021 का जो पेपर था उसमें जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन था कि बताइए फ्रॉम 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। तो वो कितने होते हैं? 25। जो हमने पहले वीडियो डाल रखी है 20 दिसंबर, ये तो 2021 का है बेटा। हमने जून 2021 की वीडियो पे जो आरएमसी का सोल्यूशन हमने कराया था, तो क्वेश्चन आया था उस पे ये पूछा गया था आपसे कि फ्रॉम 1 to 100 हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर, कि टोटल प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। तो वो कितने थे? 25 थे। वहां पे हमने बहुत डिस्कशन कर रखा है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, आप वहां पे जाके उसको देख सकते हो। तो हर बार इसका क्वेश्चन बनने के चांसेस बन जाते हैं। तो देखिए इस बार भी जून में भी क्वेश्चन आया बेटा और दिसंबर में भी क्वेश्चन आ गया सेम कंसेप्ट से। ठीक है, अब प्राइम नंबर ये होता है। अब हम चलेंगे किसमें कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम कि को प्राइम नंबर क्या होगा। को प्राइम नंबर्स, तो को प्राइम नंबर क्या होंगे? देखिए, these are those numbers which have only one common factor। जिसका क्या होगा बेटा? केवल 1 कॉमन फैक्टर होगा, दैट इज 1। उसका केवल एक ही कॉमन फैक्टर होगा और वो 1 होगा। ऐसे कोई 2 पेयर या ऐसे कोई नंबर जिनका कॉमन फैक्टर जो है वो 1 होगा, उन नंबर को बोलेंगे कोप्राइम नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे सर वो? देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूं फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ, आप ये भी तो देखिए, अगर आप एचसीएफ निकालोगे किन्हीं 2 नंबर का एचसीएफ बेटा अगर 1 आता है तो वो भी तो कोप्राइम ही होंगे। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि द एचसीएफ ऑफ
ये भी इसकी डेफिनेशन ही हुई, द HCF ऑफ टू नंबर is 1 is 1, HCF of two number is 1, then that numbers is co-prime numbers. All right, co-prime numbers. यहाँ पे आप इसको इस तरीके से ना लिख के आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, और इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है, ये the HCF of two numbers is 1, then that numbers is co-prime numbers. Now see, what are those numbers, right? So tell me, if I say कि 15 and 8, 15 and 8 are co-prime numbers. तो कैसे होंगे ये co-prime? देखिए कैसे करके करेंगे इनको, जस्ट सी। सबसे पहले मुझे बताइएगा कि 15 जो हमारे पास है बेटा, 15 के फैक्टर क्या क्या होंगे? 15 के फैक्टर्स, 15 के फैक्टर होंगे फैक्टर्स ऑफ 15। 15 के फैक्टर होंगे 1, 3, 5, 15। इसके अलावा तो कोई होगा नहीं। फैक्टर्स ऑफ 8, 8 के कितने फैक्टर होंगे? बिल्कुल सही, 1, 2, 4, 8। आप अगर इन दोनों में बेटा ध्यान से देखोगे, सी 1, 3, 5, 15 and 1, 2, 4, 8, these are the factors of 8 and these are the factors of 15. In these two factors, only one factor is common, that is 1. Only one factor is common, that is 1, which have only one factor which is common, या फिर one common factor. And in these two 15 and 8, in these two numbers 15 and 8, only one is common. It means only one is only common, so we can say that these two numbers 15 and 8 are co-prime numbers. All right, similarly, another example of this, I can write it here. Another example of the co-prime is example number 2 बेटा वो हो जाएगा 21 and 27, क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 3 अगर मैं लिखूं तो 21 and 22, इनमें भी क्या होगा, केवल 1 ही कॉमन आएगा इसमें, कि जो इनका कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा, चाहे वो 21, 27 हो, चाहे वो 21, 22 हो, क्लियर है। तो ये जो पेयर है, जैसे कि 15, 8, जैसे कि 21, 27, 21, 22, ये सारे जो होते हैं क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स के फैक्टर होते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फाइन, नेक्स्ट, in the next question, is this: evaluate this. Evaluate, and this is given to you. All right, now just see, ये क्वेश्चन जो है, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू एक्सपोनेंट, ये आपका एक्सपोनेंट वाले चैप्टर से बना है, ठीक है। आप ये जानते हो कि x की पावर -1 इज इक्वल टू 1/x होता है, ठीक है, ये हम सब जानते हैं। तो यही कंसेप्ट को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, देखिए आपके पास क्वेश्चन है 1/3 की पावर -1 माइनस 1/4 की पावर -1 उसकी होल पावर -1, विच इंप्लाइज दैट 1/3 की पावर -1, इसका मतलब रेसिप्रोकल ऑफ इट, क्लियर है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर +1, तो +1 नहीं लिखेंगे, 3 की पावर 1 लिखेंगे, तो इस तरीके से लिखेंगे, माइनस 1/4 की पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 1, इसकी पावर -1 ही रखते हैं बेटा, विच इंप्लाइज दैट 3 की पावर 1 इज 3, 4 की पावर 1 इज दिस, -1 इज इक्वल टू 3 - 4 इज -1, उसकी होल पावर -1, एंड -1 विल बी द आंसर। हाउ, 1/, बेटा ये इसकी पावर -1 है तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा। हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम अपोजिट -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं,
तो हमको क्या मिलेगा, -1 अपॉन ये +1 हो जाएगा विच इज इक्वल टू -1। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -1। सो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो -1 होगा। कहाँ से आया क्वेश्चन, एक्सपोनेंट से आया। और बेटा क्या हुआ उसमें, ये एक प्रॉपर्टी हमको पता है और हमने इस प्रॉपर्टी का यूज करके इस तरीके से लिखा है। ठीक है, जब किसी की पावर -1 होती है बेटा तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैं लिखता हूँ 1/3 की पावर -1, तो मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए, देखो x यहाँ पर आ गया ना और उसकी पावर +1 है, तो मुझे यहाँ पे इस तरीके से लिखना चाहिए। और ये जब रेसिप्रोकल होगा तो 3/1 विच इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब 1/3 की पावर -1 को हम 3 की पावर +1 लिख सकते हैं, वही हमने यहाँ पे लिखा है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। ऑलराइट, फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 says, question number 3, arrange this 7/8, 5/6, 6/7 in descending order. So see now, initially what we have to do is 7/8, 5/6, 7/8, these are the fact 5/6, 6/7, these are the fractions which is given to you. What you all need to do is just take the LCM of 8, 6 and 7. LCM of 8, 6 and 7। इससे क्या होगा बेटा, जब हमको LCM मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम इनका पहले डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे जो कि LCM से बनेगा। उसके बाद हम इनका क्या करेंगे, न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे, तो हमको ये मिल जाएगा कि नंबर किस ऑर्डर पे है। अब एक बच्चा बोला, या आप बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हम इसको ऐसे भी तो कर सकते थे कि हमने इसको डिवाइड किया इस तरीके से, फिर हम इसकी वैल्यूज लिखें, राइट। तो ऐसे करने से बेटा टाइम कंज्यूम ज्यादा हो जाएगा, तो हमको ऐसे नहीं करना था। हम किस तरीके से, आप अगर पॉइंट लगा के करोगे तब भी आज की सर इसकी वैल्यू हम निकाल देते हैं, इसकी वैल्यू निकाल देते हैं, इसकी वैल्यू निकाल देते हैं, फिर हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर पे रख देंगे, तो क्या हमारे नंबर कटेंगे? नहीं, आपके नंबर नहीं कटेंगे, आपको सही आंसर आएगा उससे भी। बस आपसे आपसे ये पूछा गया कि इन फ्रैक्शंस को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो बट आपको इस तरीके से करना था जैसे कि मैं कर रहा हूँ, ये आपको ज्यादा इजी पड़ेगा बेटा, क्योंकि ये कैलकुलेटिव प्रोसेस है, ये वाला जो आप सोच रहे थे कि पॉइंट पे करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, 8, 6, 7 के एलसीएम लेंगे। तो 8, 6, 7 के एलसीएम आई होप आप सबको लेना आता होगा। इस तरीके से हम एलसीएम लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, यहाँ पे 7, 2 2 जा 4, 3 7, 2 1 जा 2, 3 7, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 7 आएगा। ऑलराइट, इस तरीके से क्लियर है। तो एलसीएम जो आ रहा है वो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 2 2 जा 4 2 जा 8, 7 3 जा 21। एलसीएम आ गया 168। एलसीएम इज हाउ मच, 168। तो हमारा जो एलसीएम आया वो आ गया बेटा 168। नाउ जस्ट सी, 168 हमारा एलसीएम है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पर 168, यहाँ पर 168 और यहाँ पर 168। क्लियर है, क्लियर है। नाउ सी, 8 को 168 बनाने के लिए 8 को मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से ताकि आपको समझ में आ जाए। बेटा अगर मैं यहाँ पे 7/8 लिखता हूँ ना, मुझे बताइए कि मुझे 8 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि वो कितना आ जाए, 168 आ जाए। बताइए, तो बिल्कुल सही, कितना करना पड़ेगा कि सर 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो भी मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया वही मुझे यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे भी 21 आएगा। तो जब हम इसको 21 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 147। सिमिलरली 5/6, 6 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 168 आ जाए, और जो भी मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा वो सेम नंबर यहाँ पर आएगा। तो कितना होगा वो, एग्जैक्टली इट शुड बी 28। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 28 इंटू 5 इट विल बी 140। जब हम 6/7 को 7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें सो दैट हमारा आंसर 168 आ जाए, तो एग्जैक्टली इट शुड बी 24। तो इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये आपके पास आएगा 144। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए 147
147 अपॉन 168 कॉमा 140 अपॉन 168 144 अपॉन 168। क्लियर है? अब डिनोमिनेटर जो है वो सबके क्या है, डिनोमिनेटर सेम हो गए 168 168 168। डिनोमिनेटर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा या न्यूमरेटर जिसका छोटा होगा उस हिसाब से हम उसका ऑर्डर असेंडिंग या डिसेंडिंग लिख लेते हैं। क्लियर है? मुझे बताइए सबसे बड़ा न्यूमरेटर किसका है, 147 का है। 147 68, ध्यान से सुनिएगा, 147 अपॉन 168, दिस टर्म इज एसोसिएटेड टू 7/8, this is associated to 5/6, and this is associated to 6/7, this fraction. All right, it means 147 is greater than, so if I want to write the order of this, so I should write in this order, 147 upon 168 is greater than how much, 144 upon 168 is greater than 140 upon 168. Is it all right? Now just see, which implies that 147 upon 168 is related to 7/8, comma 144 upon 160 related to 6/7, or we should write like this fraction is this, and 6/7 is greater than what, 140 upon this, so it means 5/6. All right, if you want to write it in the smaller order, then you can write it down like this, 5/6 is less than 6/7, less than 7/8. All right, so like this we need to solve this question. All right, now we are moving to the next part. The next part is next question and question number 4. बेटा इस क्वेश्चन को हमको इस तरीके से करना था, ठीक है। पहले क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है। एलसीएम लेने के बाद बस हमको न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर को जो सेम बनाना है, एलसीएम से वो हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 168 168 168 बेटा इसका एलसीएम आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, न्यूमरेटर को इसके हिसाब से चेंज किया, तो हमारे पास फ्रैक्शन आ गया। हम डायरेक्टली आंसर को अब डील कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. Questions are very easy, not tough. They are very easy, basic questions. Now this question is good question. Now just see, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा बेटा उनके लिए क्वेश्चन इजी था। अब बच्चे क्या करते हैं, इस तरीके से पढ़ते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर, या मान लीजिए कि मैं लिखता हूं कि इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4, तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इतना पढ़ के पेपर में चले गए, ऐसा नहीं होता। इसकी बहुत सारी वेरिएशंस होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस के। तो जैसे कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कंसेप्ट सेम चलता है सब में। देखिए कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट होना चाहिए कि आपको दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 51। तो हमको एक फॉर्मूला पता है, एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पर लगाऊं तो मैं लिखता हूं अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि हमको माइनस की टर्म निकालनी है और हमको प्लस वाले टर्म में ये कुछ दे रखा है। नाउ जस्ट सी, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ये क्या है, a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2ab। ये हमको डेटा गिवन है, इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 2। कहने का मतलब क्या हुआ, x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर जो था, उससे जो हमको मिला, इससे जो हमको मिला वो ये है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 2। अब देखिए ध्यान से, x माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 51 दे रखी है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 51 माइनस 2, तो हमको मिलेगा x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 51 माइनस 2 49। और जब हम करेंगे इस टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, जब हम करेंगे क्या, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो हमको क्या मिलेगा बेटा, हमको मिलेगा x माइनस 1 अपॉन एक्स
इज इक्वल टू √49, और हमको यहाँ से मिलेगा, क्या मिलेगा, हमको मिलेगा यहाँ से कि x -1/x की वैल्यू +-7। ऑलराइट, तो हम ले रहे हैं x -1/x इज इक्वल टू 7। ये हमको एक आंसर मिल गया। एक आंसर किस चीज का मिला, x -1/x की वैल्यू मिली +7, हमने ये एज्यूम कर ली। नाउ जस्ट सी, आपसे पूछा क्या गया, दिस माइनस दिस, मतलब कि अगर हम इसको a मान लें और इसको b मान लें, तो आपसे पूछ रहा है किसकी वैल्यू, आपसे पूछ रहा है बेटा a³ माइनस b³ की वैल्यू। और a³ माइनस b³ का फॉर्मूला जिस बच्चे को याद होगा उसके लिए क्वेश्चन इजी पड़ गया होगा, जिसको याद नहीं होगा उसके लिए क्वेश्चन टफ हो गया होगा। फॉर्मूला होता है ये, a³ माइनस b³ इज इक्वल टू a माइनस b का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a माइनस b। अब इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं और हम अपना आंसर को देखेंगे क्या आएगा। ध्यान से देखिएगा, x³ -1/x³ इज इक्वल टू x -1/x का क्यूब। बेटा आपसे यही तो पूछा गया, x³ -1/x³, यही तो पूछ रहा है आपसे। और आपने इसमें क्या लिखा, फॉर्मूला हमने लगाया बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। तो a माइनस बी का होल क्यूब, प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू है x और बेटा b की वैल्यू है 1/x, ब्रैकेट स्टार्ट हो गया, a माइनस बी, a कितना है x -1/x। ध्यान से देखिएगा, x से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे है x³ -1/x³ इज इक्वल टू x -1/x। बेटा इसकी वैल्यू जो दे रखी है वो ये हमने अभी निकाली, क्या निकाली, x -1/x इक्वल टू 7। यहाँ पे पुट कर दीजिए 7, उसकी पावर कितनी है 3, प्लस का 3, x कैंसिल हुआ, ब्रैकेट x -1/x कितना है 7, यहाँ पे 7 पुट कर देंगे, कितना आएगा देखिए, ये आया आपके पास 7 की पावर 3। 7 की पावर 3 जो है वो कितना होता है 343, एग्जैक्टली 343, 7 3 जा 21। ये जो आपको आंसर देगा, ये देगा कितना, ये देगा आपको 364। तो हमारे पास जो आंसर आया, वो क्या था, वो था बेटा कि x³ therefore x³ -1/x³ इज इक्वल टू हाउ मच 364। तो हमारा आंसर हो गया ये। सो दिस इज द आंसर। कैसे निकालना था, बहुत इजी था, यहां से आपने a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, उससे आपको x -1/x की वैल्यू 7 मिल गई। आपसे पूछा गया था क्यूब के रिस्पेक्ट में और यहाँ पे नेगेटिव था, तो a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी। आपने जब फॉर्मूला लगाया तो आपको आंसर मिला 364। क्लियर है। नेक्स्ट, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप लोगों के जो आंसर होंगे वो बेटा सही करके आए होंगे आप एग्जाम में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, अभी तक बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत ही टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, नाउ सी, अब इस क्वेश्चन पे क्या है, इस क्वेश्चन पे आपको वैल्यू निकालनी है x की, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बहुत इजी क्वेश्चन है अलजेब्रा का। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, 2 + x 7 - x अपॉन 5 - x 4 + x इज इक्वल टू 1। तो देखिए, इस ब्रैकेट में है दोनों टर्म्स, आप आपस में एक दूसरे को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 7 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 2 = 14, 2 का मल्टीप्लाई माइनस एक्स के साथ तो माइनस का 2x प्लस का 7x माइनस का बेटा x प्लस का है, यहाँ पर माइनस का है तो माइनस का x²। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई जब होगा इक्वल टू बेटा ये पूरी टर्म इससे इधर चल जाएगी। देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इस तरीके से होगा, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई, ऑलराइट। सो 1 से कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वही रहता है। तो हम क्या करेंगे 5 - x दिस, तो आप इसकी मल्टीप्लाई कीजिए। चलो मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। तो यहाँ पर मैंने लिखा 14 माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस, साइन किसका, बड़े नंबर का, बड़ा नंबर कौन सा है 7, तो साइन बड़े नंबर का जो कि प्लस है।
तो कितना आ जाएगा, प्लस का 5x माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 4 जा 20, इनको भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 5x माइनस 4x, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई, और बेटा माइनस एक्स और प्लस एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर, तो 14 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर का, प्लस 5, तो इसका मतलब प्लस 5x माइनस 4x कितना होगा बेटा, प्लस एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर, सारी एक्स वाली टर्म एक साइड कर देते हैं और सारी जो हमारी कांस्टेंट टर्म है जिसमें एक्स नहीं है उनको एक साइड कर देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, प्लस 5x माइनस का एक्स स्क्वायर, एक्स वाली टर्म जब इधर आएगी तो माइनस का एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20 माइनस का 14, प्लस 20 यहाँ पे है, जब 14 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस 5x से माइनस 4x जाएगा तो बेटा बचेगा, प्लस 5x से माइनस एक्स जाएगा तो बचेगा 4x इज इक्वल टू 20 माइनस 14 विल बी 6, तो x इज इक्वल टू 6/4, तो x इज इक्वल टू 6/4, x इज इक्वल टू हाउ मच, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, x की वैल्यू आ गई बेटा 3/2, सो x की वैल्यू कितनी है, 3/2 इज दी आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए था, 3/2। क्लियर है, फाइन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बेटा, आप लोगों को जो भी क्वेरी होगी किसी क्वेश्चन से रिलेटेड, आप लोग उसको कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, देखिए ध्यान से, क्या क्वेश्चन है, नकुल स्टार्ट्स हिज जर्नी, वो अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है टू हिज स्कूल बाय स्कूटर एट 9 AM, कितने बजे, 9 बजे बेटा वो अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है। तो हम सबसे पहले एक बेसिक सा डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम कुछ इस तरीके से है। नकुल क्या कर रहा है, नकुल अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहा है कितने बजे, अपने स्कूल के लिए अपने स्कूटर से कितने बजे, 9 बजे। तो मतलब यहाँ पर 9 बज रही है जब उसने स्टार्ट, ये स्टार्ट पोजीशन है, और वो अपने स्कूल तक जब पहुंचेगा कह दो कि ये स्टॉप पोजीशन है, इस तरीके से वो समझ लेते हैं, ठीक है। एंड रीच हिज स्कूल एट 1 PM, कितने बजे पहुंचता है बेटा, वो 1 बजे पहुंचता है। कब, जब वो 9 AM पे चलता है तो 1 बजे पहुंचता है, ये लिखा है यहाँ पर। इफ ही ड्राइव्स द स्कूटर एट ए स्पीड ऑफ, अगर वो अपने स्कूटर को किस स्पीड से ड्राइव करे, 30 किलोमीटर पर आवर से, तो स्पीड ऑफ नकुल, नकुल्स स्कूटर, नकुल के स्कूटर की जो स्पीड है जब वो अपनी जर्नी पे जा रहा है वो है 30 किलोमीटर पर आवर, ऑलराइट। या फिर आप यूं कहो कि जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर दे रखी है आपको। क्लियर है भाई, जो उसके स्कूटर की स्पीड होगी वही तो नकुल की भी स्पीड होगी, है ना। तो उसके बाद क्या बोला, बाय हाउ मच शुड बी इंक्रीज द स्पीड ऑफ द स्कूटर, वो कितनी स्पीड अपनी इंक्रीज कर दे सो दैट ही कैन रीच द स्कूल बाय 12 नून। कहने का मतलब ये है कि वो कितनी स्पीड अपनी बढ़ा दे ताकि वो, बेटा ऑब्वियस ही बात है ना कि जब आप तेज चलाओगे किसी चीज को तो आप जल्दी पहुंच जाओगे। वो कह रहा है कि वो अपनी स्पीड को कितना बढ़ाए ताकि वो 12 बजे स्कूल पहुंच जाए, 12 PM पे, मतलब 1 घंटा पहले पहुंच जाए। आप मुझे बताइए, जब वो पहले बेटा चल रहा था, जब वो पहले स्टार्टिंग पे, मतलब ये वाली पोजीशन, जब वो 9 बजे चला और 1 बजे पहुंचा, तो टाइम कितना हुआ देखिए, 9 10 11 12 1, 1 आवर यहाँ पर, 2 आवर, 3 आवर और 4 आवर। तो उसने स्कूल पहुंचने में कितना टाइम लगाया, कितना टाइम लगाया, बहुत बढ़िया, कितना टाइम जो उसने लगाया वो लगाया 4 आवर। इसका मतलब हमको स्पीड पता लग गई, टाइम पता लग गया, हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता कर सकते हैं कि उसके घर से उसके स्कूल तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, या फिर जहां से उसने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया और उसके स्कूल तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी। हम इन दो डेटा से पता लगा सकते हैं, कैसे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो अगर हमको डिस्टेंस चाहिए तो बेटा स्पीड इंटू टाइम करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, स्पीड कितनी दे रखी है, स्पीड दे रखी है आपको 30 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम दे रखा 4, ये किलोमीटर में आएगा। तो बेटा जो डिस्टेंस होगा वो आएगा 120 किलोमीटर। तो कहने का मतलब क्या है कि जो डिस्टेंस है किसकी, जहां से नकुल ने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया कहाँ तक, देखिए ये जो डिस्टेंस आपको दे रखी है, यहाँ से
यहाँ तक की, कहाँ तक की, उसके स्कूल तक की जो डिस्टेंस है बेटा ये 120 किलोमीटर है। अब डिस्टेंस पता लग गई, डिस्टेंस आपको पता लग गई, डिस्टेंस कितनी है जी, ये है 120 किलोमीटर। क्लियर है? अब उसको देखिए, उसने क्या पूछा आपसे, क्वेश्चन पे ये लिखा है कि वो स्पीड अपनी कितनी बढ़ाए कि वो 12 बजे पहुंच जाए। मुझे एक बात बताइए, अगर उसको 120 किलोमीटर चलना है, ऐसा तो नहीं है ना कि स्पीड बढ़ाएगा तो वो जो डिस्टेंस है, उसका स्कूल अभी 120 किलोमीटर पे पड़ता है तो अब वो 100 पे हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा ना। आप सब स्पीड बढ़ाने से टाइम घटेगा, टाइम डिक्रीज होगा पहुंचने पे। अब एक बार बताइए, उसने बोला 12 बजे पहुंचा, 1 घंटे पहले पहुंच जाए, पहले लग रहे थे 4 घंटे पहुंचने पे, अब 9 से 12 पे 3 घंटे लगेंगे, तो इसका मतलब टाइम लग रहा है उसको अब इतने किलोमीटर को कवर करने के लिए 3 घंटे लग रहे हैं। तो हम स्पीड बता सकते हैं उसकी कि स्पीड कितनी होगी इस पॉइंट पे। तो उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, कितनी है, इसको मैं लिख सकता हूँ नई स्पीड, न्यू स्पीड। ठीक है, तो हम लिख देते हैं एस न्यू, नई स्पीड कितनी है, डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हैं। तो मुझे बताइए, डिस्टेंस है 120 किलोमीटर चलना है, टाइम 3 में, तो ये हो जाएगा आपके पास 40। तो जो नई स्पीड है एस न्यू वो है 40 किलोमीटर पर आवर। पहले चल रहा था 30 किलोमीटर से, अब चलेगा 40 किलोमीटर से। कितना बढ़ाया उसने, इस वाली स्पीड में कितना बढ़ाया, 10 किलोमीटर बढ़ाया। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे बेटा, आप देख रहे हो ना बेटा, पहले चल रहा था 30 किलोमीटर, अब कितना बढ़ा दिया उसने, देखिए अब उसने 40 किलोमीटर कर दी अपनी स्पीड। कितना बढ़ाएगा, इंक्रीज द स्पीड, कितनी कर दी, 40 कर दी, किससे, 30 से। तो कितनी बढ़ाई 30 में, पुरानी वाली स्पीड में कितनी बढ़ाई, 10 किलोमीटर बढ़ा दी, 10 किलोमीटर। तो आप लिखोगे देयरफॉर, देयरफॉर नकुल, नकुल शुड इंक्रीज, इंक्रीज 10 किलोमीटर पर आवर टू इट्स प्रीवियस स्पीड, प्रीवियस स्पीड, so that he can reach the school by 12 noon। वो अपनी पुरानी स्पीड में अगर 10 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर देगा अपनी स्पीड को, तो वो अपने स्कूल जो है वो बेटा कब पहुंचेगा, 12 बजे पहुंच जाएगा, अगर वो घर से 9 बजे निकलता है। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सबसे पहले बेटा हमने इसमें कुछ नहीं किया, हमने डिस्टेंस को फाइंड आउट किया। पहले डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, फिर हमको टाइम पता था, उसने बोल दिया कि 12 बजे पहुंचना है उसको, 1 घंटे पहले पहुंचना है, तो क्या होगा, सीधा सीधा टाइम 1 घंटे रिड्यूस हो जाएगा, तो वहां से स्पीड निकाल दी। तो पुरानी स्पीड में कितना करा, 10 किलोमीटर, जब बढ़ाएगा तो नई स्पीड आ रही है, तो इसका मतलब 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उसको बढ़ानी चाहिए अपनी स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन बहुत इजी थे, बहुत इजी, यहाँ तक कुछ क्वेश्चन इसमें अच्छा आए थे इस एग्जाम, इस वाले पेपर में, बट बेटा मैक्सिमम क्वेश्चन इजी थे, आप लोग इसको अच्छे से कर सकते हैं। देखिए, लक्ष्मी इज कैशियर, सो लक्ष्मी इज a cashier in a bank. She has a currency notes of denominations rupees 100, rupees 50 and rupees 10. The ratio of the number of these notes is this, 2:3:5। इसके पास रेशियो, रेशियो दे रखा है नंबर ऑफ दीज नोट्स, इन नोट्स के नंबर मतलब कितने हैं उसके पास इस रेशियो में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर। द टोटल कैश विद लक्ष्मी, इतना टोटल कैश है उसके पास। हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव, उसके पास हर किसी के कितने नोट होंगे, मतलब कि 100, 50 और 10 के कितने नोट होंगे। देखिए, सबसे पहले हमको यहाँ पे लिखना चाहिए कि जो नोट्स हैं उसके पास, पहले है कौन कौन से, 100 का नोट है, 50 का नोट है और 10 रुपीज का नोट है। ठीक है, उसने क्या बोला, नंबर ऑफ दीज नोट्स, तो नंबर ऑफ दीज नोट्स मतलब कि आप ये समझिए, मैं यहाँ लिख देता हूं कि नंबर ऑफ दीज नोट्स, या आप यूं समझ लो कि ये रेशियो दे रखा आपको, रेशियो ही है वो, 2:3:5। आप एक बात प्रैक्टिकल सोचिए, प्रैक्टिकली मान लो कि मैं कहता हूं उसके पास 2 ही नोट है, तो मुझे बताओ टोटल
रुपी कितना हो गया, चलो ये ऐसे ना करके बल्कि हम ऐसे कर देते हैं। रेशियो दे रखा बेटा आपको, आप लोग जानते हो, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। तो मुझे बताइए उसके पास 100 के कितने हो जाएंगे 2x, 50 के कितने हो जाएंगे 3x और 10 के 5x नोट्स। ठीक है, रेशियो ऑफ नोट्स ये दे रखा है। ठीक, तो टोटल नोट्स कितने हैं, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, कहने का मतलब, ध्यान से सुनिएगा, अगर बेटा आप इसको इस तरीके से ऐड करोगे ना कि मान लीजिए आपने इसको ऐड कर दिया, तो इससे आपके पास नोट्स का रेशियो आएगा, बल्कि उसने बोला कि टोटल मनी, टोटल कैश जो है वो इतना है। नोट अलग होते हैं, अगर मैं बोलूंगा आपके पास 10 रुपए के 10 नोट है, तो आपके पास जो मनी होगा ना, नोट तो 10 है बट जो मनी है वो 100 है। आप इस बात को समझिए। तो यहाँ पर भी आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ द मनी। क्या निकालना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ द मनी, कहने का मतलब टोटल रुपीज। देखिए, तो टोटल रुपीज जो आएंगे, ऐसे करने से गलत आएगा आपका आंसर। देखिए, टोटल रुपीज जो आएंगे कितने आएंगे 200, कहने का मतलब 2 इंटू दिस, ये आएगा 150, ये आएगा 50। क्लियर है। तो आपके पास कॉमन मल्टीपल ये था, तो इट शुड बी 200x। भाई टोटल मनी अब होगा, कॉमन मल्टीपल x ले लिया 200x। अगर आप इसको इस तरीके से लोगे 2x 3x 5x, तब भी तो ये 200x ही होगा। ये 150x और ये 50x, कितना है इन सबको मिला के टोटल रुपीज, इन सबको ऐड करके कितना है, हमने कॉमन मल्टीपल x लिया है बेटा, कितना है, ये दे रखा है आपको 4 लाख। तो कितना होगा ये, इट शुड बी 400x इज इक्वल टू 4 लाख। तो x इज इक्वल टू, तो आपके पास x इज इक्वल टू 1000 आ गया। ठीक, अब ये x था क्या, ये कॉमन मल्टीपल लिया था हमने। मुझे इतना बताइएगा कि ₹100 के, सोचिएगा, ₹100 के हाउ मेनी नोट्स आर देयर। भाई ₹100 के कितने नोट थे 2x, तो इसका मतलब 2 इंटू 100 कितना हो जाएगा बेटा, x की वैल्यू 100 नहीं, x की वैल्यू कितनी है 1000। तो 100 के 2000 नोट्स थे। क्लियर है। ₹50 के 3x, तो 3 इंटू हाउ मच 1000, कहने का मतलब 3000। और ₹10 के हाउ मेनी नोट्स आर देयर 5x, तो 5 इंटू एक्स की जगह में 1000, क्योंकि x तो 1000 आया, ये 5000। क्लियर है। तो इस तरीके से हमको ये करना था। तो ये बेटा जो है ये क्या है, नोट्स हैं आपके, ठीक है, दीज आर द नोट्स। कि भाई 100 के 2000 नोट्स होंगे, ₹50 के 3000 नोट्स होंगे और ₹10 के 5000 नोट होंगे, जिसकी वजह से हमारे जो टोटल कैश बनेगा उसको कितना बनेगा 4 लाख रुपीज। जब ये क्वेश्चन आते हैं बेटा, कभी कभी ये कॉइन की फॉर्म पे भी आते हैं, ठीक है, और पहले आ रखे हैं ऐसे क्वेश्चंस, इसीलिए प्रीवियस ईयर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो इस तरीके से देखिए, आप यहाँ पे बेटा 2x प्लस 3x प्लस 5x नहीं लिख सकते, फिर आपको चेंज करना पड़ेगा इसको, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज है हमारे लिए। क्लियर है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, मोनिका, वेरोनिका एंड रजत बिगिन टू जॉग अराउंड द सर्कुलर स्टेडियम। दे कंप्लीट, एक सर्कुलर स्टेडियम है बेटा हमारे पास, सर्कुलर स्टेडियम है हमारे पास, और इस सर्कुलर स्टेडियम में एक सर्कुलर स्टेडियम है, इस सर्कुलर स्टेडियम में यहाँ से कोई अगर स्टार्ट करता है, तो मोनिका जो है वो 42 सेकंड में पूरा रिवॉल्यूशन लेके आती है यहाँ पर। फिर वेरोनिका आती है, वो 56 सेकंड में पहुंचती है, और बेटा रचत जो है वो 63 सेकंड लगाता है। आफ्टर हाउ मेनी सेकंड विल दे बी टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट।
स्टार्टिंग पॉइंट पे वो कितनी देर, हाउ मेनी सेकेंड्स विल दे बी टुगेदर, स्टार्टिंग पॉइंट पे वो कितनी सेकंड बाद एक साथ होंगे। क्लियर है? नाउ जस्ट सी, सबसे पहले आपको इन तीनों का क्या निकालना पड़ेगा, इन तीनों का आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्लियर है? तो एलसीएम कैसे निकाल पाएंगे हम? देखिए, आपको जो टाइम दे रखा है वो क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, गिवन टाइम। आपको जो टाइम दे रखा बेटा वो दे रखा है 42 सेकेंड, 56 सेकेंड एंड 63 सेकेंड। क्लियर है? तो मुझे बताइए इन सब का एलसीएम जो है, एलसीएम ऑफ 42 सेकेंड, 56, इवन आप सेकेंड ना लिख के सीधा सीधा एलसीएम लिखते हैं बेटा। एलसीएम जो है किस किस का, 42 का, 56 का और 63 का, इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? इन तीनों का एलसीएम आई होप आप सबको आता होगा, 504 सेकेंड आएगा बेटा, जो मैंने पहले बताया इसी वीडियो में। उस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। सो ये लोग जो हैं, सो दे बी टुगेदर at the starting point, after 504 सेकेंड, 504 सेकेंड पे वो एक साथ होंगे। या जैसे आप पेपर में आया था, अगर आप लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो तो आप इस तरीके से लिख सकते थे आंसर को, तो ज्यादा अच्छा रहता। मोनिका कंप्लीट हर रिवॉल्यूशन, भाई उस ट्रैक का वो जो रिवॉल्यूशन है वो 42 सेकेंड में करती है। फिर वेरोनिका जो है कंप्लीट हर रिवॉल्यूशन कितना करते हैं, 56 सेकेंड में। और बेटा जो रचत है, रचत कंप्लीट रिवॉल्यूशन इन 63 सेकेंड। क्लियर है? अब आप इनका एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए, वो आएगा बेटा 504 सेकेंड। आप अपने पेपर पे इसको एलसीएम निकाल के दिखा देते तो ज्यादा सही रहता। फिर आपको सेम स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना था कि भाई आफ्टर 504 सेकेंड दे विल बी टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है? तो कहने का मतलब क्या है, देखिए जिस बच्चे ने ऐसे किया होगा वो भी सही है, जिसने ऐसे किया होगा वो भी सही है। मेरे कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि जब क्वेश्चन देखिए, जैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई कैलकुलेशन थी ही नहीं, तो अपने आंसर को थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए आप इस तरीके से लिखोगे तो ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा। ठीक है? और आप हो सकता है ज्यादा नंबर एक्वायर कर पाओ। वैसे तो नंबर इसमें भी पूरे मिलने चाहिए और इसमें भी पूरे मिलने चाहिए। ऑलराइट, दोनों में सेम ही मिलते हैं, क्योंकि 5 मार्क्स का तो 5 से ज्यादा कोई देगा नहीं। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम चलते हैं। और 9 पे जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन बेटा, ये अपना आप में कंसेप्ट होता है बोट एंड स्ट्रीम का। ठीक है? ये हर 1-2 साल में पूछा जाता है, रिपीट हो जाता है क्वेश्चन, तो आपको नहीं छोड़ना चाहिए चैप्टर बोट एंड स्ट्रीम वाला। ठीक है? थोड़ा सा कैलकुलेटिव था 5 मार्क्स के हिसाब से, बट इजी था। ठीक है? कैलकुलेशन थी बस, बट इजी था। कैसे करना था, इस तरीके से देखिए बेटा। हम जानते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक इस तरीके से कोई रिवर है, ठीक है, ये रिवर है, और मान लीजिए यहाँ पे कुछ बोट है, ये बोट है मान लीजिए इस तरीके से। तो इस रिवर की जो पानी इसमें फ्लो होगा, मतलब कि जो वाटर है इस रिवर पे, वो उसकी अपनी स्पीड होगी, मान लीजिए y किलोमीटर पर आवर, और इस बोट की अपनी स्पीड होगी x किलोमीटर पर आवर। अब डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम क्या होगा, एक में होगा x प्लस वाई, एक में होगा x माइनस वाई। ठीक है? डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड। ठीक है जी? ये पूरा कंसेप्ट है। तो देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन को आपको बोला गया अ बोट गोस 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, कितने किलोमीटर, 30 किलोमीटर, कहाँ, अप स्ट्रीम, एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर, कितने में, 10 आवर पे जाता है। फिर अगला स्टेटमेंट दिया इन 13 आवर इट गोज, 13 घंटे में इट गोज 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है? ये बहुत बार क्वेश्चन पहले भी आ चुका है इस तरीके का। देखिए सबसे पहले आपको लेट द स्पीड
ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। जो मैंने अभी ये बनाया ना बेटा, इसको मैं दोबारा बना देता हूँ। ये आपका वाटर है, इसकी जो स्पीड है वो y किलोमीटर पर आवर, और ये जो बोट है, ये जो बोट है, ये बोट, इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर में जो है वो है x किलोमीटर पर आवर। लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन स्टिल वाटर, या फिर लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इक्वल टू हाउ मच, y किलोमीटर पर आवर। ये बात क्लियर होगी। हमने स्पीड को एज्यूम कर लिया, क्लियर है बेटा। डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट, डाउन स्ट्रीम जो होती है वो होती है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, डाउन स्ट्रीम स्पीड। और अप स्ट्रीम स्पीड जो होगी, अप स्ट्रीम स्पीड ये हो जाएगी, अप स्ट्रीम स्पीड ये हो जाएगी ऑफ बोट, ये हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? ऐसा क्यों भाई? ये बोट इस तरीके से, ये अगर इस ऐसे करके चल रही है, ये तो अपोजिट डायरेक्शन पे चलेगी, तो इसलिए x माइनस वाई। ठीक है, एक होता है पानी के साथ, एक होता है वाटर के अपोजिट डायरेक्शन पे। अपोजिट डायरेक्शन होगा तो माइनस वाई लेके चलेंगे। ठीक है, हम लोगों को ये फॉर्मूला आता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये हम फॉर्मूला जानते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि टाइम जो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। फ्रॉम दिस कंसेप्ट नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन, एंड व्हाट इज दैट? नाउ सी, ये हम जानते हैं बेटा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए अब हमको किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था बेटा। आपने क्या किया, स्पीड मान ली, डाउन स्ट्रीम स्पीड हो गई, अप स्ट्रीम स्पीड हो गई। नाउ सी, टाइम टेकन टू कवर 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। मुझे एक बार बताइए भाई, मैंने क्या बोला कि टाइम जो होगा वो होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। किसके लिए टाइम निकाल रहे हैं हम? अप स्ट्रीम के लिए। अप स्ट्रीम में कितना किलोमीटर गया? 30 किलोमीटर। तो डिस्टेंस की जगह तो 30 आ जाएगा। टाइम निकाल रहे हैं ना, टी निकाल रहे हैं, डिस्टेंस की जगह 30 किलोमीटर। जाना कैसे? अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी? x माइनस वाई, तो ये कितना हो जाएगा? x माइनस वाई। क्लियर? सेम सिमिलरली, टाइम टेकन टू कवर 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, कितना हो गया? 44 अपॉन x प्लस वाई। क्लियर है? अब एक बात सोचिए और उसको जानिए। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा। अब ये जो हमने लिखा ना, ये दोनों चीजें, ये दोनों चीजें, ये आपने क्या बोला? 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में 10 आवर लगे, तो दोनों का एडिशन 10 आवर होगा। तो कहने का मतलब क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 44 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना? 10 आवर। भाई अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम जाने में जो टाइम लगता है, एंड जाने में जो टाइम लगता है वो कितना है? 10 आवर है, क्योंकि ये टाइम ही तो था। देखो ये टाइम ही तो है, टाइम टेकन। डिस्टेंस अपॉन स्पीड से टाइम ही तो निकलेगा, ये आर में है, ये भी आपका आर में आया। तो टाइम t1 इज प्लस t2, या फिर ऐसे कहो कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का जो टाइम है बेटा वो कितना है? टोटल मिला के 10 आवर लग रहे उसको। सिमिलरली जैसे हमने ये किया, सेम बिल्कुल ये देखो कितना टाइम लगता है जी सर? 13 आवर लगते हैं। इट गोज 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। जब अप स्ट्रीम जाएगा तो अप स्ट्रीम का ही कितनी आएगी? स्पीड आएगी x माइनस वाई, तो ये हो जाएगा 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस, अब क्या लिखेंगे? 55 अपॉन एग्जैक्टली डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी? x प्लस वाई। ये रहा देखो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी? x प्लस वाई, तो यहाँ पे x प्लस वाई। भाई इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दो इक्वेशन है, दो अननोन है। बट एक बात ध्यान रखिएगा, इन क्वेश्चंस को करने के लिए
आप बेटा इस बात को ध्यान रखना सबसे पहले कि हमने स्पीड जो है बोट की वो x मानी थी। मैं यहाँ लिख देता हूँ स्पीड ऑफ बोट x किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर लिख देता हूँ स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये y किलोमीटर पर आवर ये लिख रखा है। ठीक है, देखिए जब कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा, अगर आपने इसमें एलसीएम लेना शुरू कर दिया ना तो बहुत टफ पड़ जाएगा आपको। कभी भी एलसीएम नहीं लेना। मैं इसको यहाँ पे रब कर रहा हूँ और देखिए बेटा कभी एलसीएम लेने की गलती मत करना, क्योंकि आपको बहुत कैलकुलेटिव पड़ जाएगा और आपका टाइम पेपर में वेस्ट होगा। कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को, ध्यान से देखिएगा। आपको कुछ नहीं करना था, बस आपको एक इक्वेशन को सोचना था। बस देखो एक बार बताइए 30/x में अगर मैं कहूँ, एक बार बताइए अगर मैं कहता हूँ लेट, बेटा मैंने क्या किया, मैंने v को मान लिया 1/x माइनस वाई और मैंने u को मान लिया 1/x प्लस वाई। मैंने बोला लेट v इज इक्वल टू 1/x माइनस वाई और u इज इक्वल टू 1/x प्लस वाई। तो मुझे ये इक्वेशन जो है ये क्या दिखेगी, ध्यान से देखना। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 पे लिखूंगा 30, बेटा 1/x माइनस वाई की जगह मैं v लिख सकता हूँ 30v प्लस 44u। 30v प्लस 44u इज इक्वल टू 10। u क्यों लिखा, क्योंकि 1/x प्लस वाई, 1/x प्लस वाई को मैंने u लिख दिया। तो ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 40v प्लस 55u इज इक्वल टू 13। अब आपके पास दो इक्वेशन, दो अननोन, इनको सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर मैं इस पहली वाली इक्वेशन को, अगर मैं इस इक्वेशन को अगर मान लीजिए मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 का नाम दूं, बेटा अगर मैं इसको सेम बनाऊं तो अगर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 4 से और इसको 3 से। क्लियर है? तो मुझे इक्वेशन क्या लिखी, देखिए 120v प्लस 44 इंटू 4 विल बी 176u इज इक्वल टू 40। ये हो जाएगा आपके पास 120v प्लस 165u इज इक्वल टू 39। ये माइनस 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 जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा ये कैंसिल हो गया। 176 माइनस 165 इज हाउ मच, इट शुड बी 11u इज इक्वल टू हाउ मच, 1। तो u इज इक्वल टू 1/11, u आ गया 1/11। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट, पुट u इन इक्वेशन थर्ड। आप इक्वेशन थर्ड में u की वैल्यू पुट कीजिए। और बेटा इक्वेशन नंबर जो थर्ड थी वो क्या थी, इक्वेशन नंबर थर्ड आपके पास थी कि 30v प्लस 44u इज इक्वल टू 10। ये एक्चुअल इक्वेशन थी। तो यहाँ पर हमको किसकी वैल्यू पुट करनी है, u की वैल्यू कितनी है, 1/11। तो u की जगह 1/11 पुट किया, 11 4 44, 30v प्लस 4 इज इक्वल टू 10। तो बेटा 30v इज इक्वल टू 10 माइनस 4, v इज इक्वल टू 6 अपॉन हाउ मच, 30। कितना आ गया, 1/5। तो v की वैल्यू आ गई 1/5। v की वैल्यू कितनी आ गई, 1/5। ध्यान से देखिएगा बेटा, v की वैल्यू हमारे पास 1/5 आ गई। v की वैल्यू हमारे पास 1/5 है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, v की वैल्यू से, ध्यान से सुनिएगा बेटा, v हमारे पास हो गया 1/5 और v था कितना, v 1/x माइनस वाई, कहने का मतलब 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 है। क्लियर है? तो आप ये भी तो कह सकते हो कि x माइनस वाई जो है वो 1/5 है। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्लियर है? तो 1/5 जो है वो x माइनस वाई है। नेक्स्ट क्या है, u हमारे पास 1/11 है और u की जगह हम जानते हैं 1/x प्लस वाई है, इज इक्वल टू कितना है, 1/11। तो इसका मतलब x प्लस वाई जो है वो कितना आ गया, 11 आ गया। यहाँ पे बेटा एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, ये नहीं आएगा। एक्चुअली क्या करा मैंने, देखो v की जगह ना मैंने लिखा 1/x माइनस 5, तो यहाँ पे मुझे 1/, मैंने रेसिप्रोकल कर दिया जो कि नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास केवल कितना,
ये 1/5, भाई 1/5 तो ऐसे ही रहेगा ना, b की जगह में हमने 1/x-y लिखा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 आएगा। तो अब ये इक्वेशन मान लीजिए 4 और, या मान लो 5 और 6 है, 5 और 6। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। अब यहाँ पर अगर मैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 लिख दो इक्वेशन नंबर 6, तो ये कैंसिल हो गया, तो 2x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8 आ गया। अब इसको यहाँ पुट कर दीजिए, 8 प्लस वाई इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू 11 माइनस 8, दैट इज इक्वल टू 3। अब बेटा अगर आप एक चीज को देखो और उसको जानो, एक बात सोचिए, ये 8 था क्या, ये 8 स्पीड ऑफ बोट था। आप लिखोगे देयरफॉर द स्पीड ऑफ बोट, क्या पूछा था आपसे, is determine the speed of stream and that of boat in still water, speed of boat in still water is equal to x, कितना है 8 किलोमीटर पर आवर, क्लियर है, and therefore speed of stream in still water is equal to how much, 3, कि y है ना बेटा, ये देखो y है तो कितना है, y मतलब 3 किलोमीटर पर आवर, क्लियर है। तो इस तरीके से करना, देखिए टफ नहीं है क्वेश्चन, तो स्पीड ऑफ बोट आ गया 8, स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ गया 3। बेटा क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन लेंदी है, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन लेंदी था, कैलकुलेटिव था, बट टफ नहीं था, ठीक है, आप कर सकते थे, फाइन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन जो है ना 5 मार्क्स का है, उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ लेंदी था, क्लियर है, बट आप लोग इसको कर सकते थे, ठीक है, इतना टफ नहीं था। नाउ जस्ट सी क्वेश्चन नंबर 10, the last question of this video, and the question is this, क्वेश्चन है हमारे पास, अब ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन, रीजनिंग है, ये होनी चाहिए थी आप लोगों से। देखिए क्वेश्चन कैसे होना था बेटा, अगर मैं पहली रो पे देखिए, इसमें इसमें अगर मैं 8 into 3 करता हूं तो 24 आता है, और अगर मैं उस पे मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई जो भी आया उसमें ये वाली टर्म ऐड कर दो, अगर मैं उसमें 3 को ऐड करूंगा तो 27 आएगा, और अगर मैं उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो कितना आएगा, 27 तो नहीं आ रहा, क्या आ रहा, 21, तो -21, सिंपल सी बात। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, देखते क्या ये सही बैठ रहा है, तो 6 into 5 कितना 30, मैंने क्या बोला, जो भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा उसमें से इसको कर दो माइनस, तो कहने का मतलब किसको, इस वाले को 5 को, प्लस नहीं करना, क्या करना है माइनस, कितना हुआ 30 माइनस 5 25, ये रहा 25, ये रहा। अब क्या होगा इसमें, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा जी, 12 2 जा 24, उसमें से इसको करो माइनस, किसको 2 को, तो ये आएगा 22, तो यहाँ पर आंसर आएगा 22। तो इसका ये 5 मार्क्स का बहुत इजी क्वेश्चन था, कितना आएगा 22 विल बी द आंसर, क्लियर है। सो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो बेटा हमने हर कुछ इसमें डिस्कस किया, ठीक है, एवरीथिंग वी डिस्कस्ड, डिटेल्ड सॉल्यूशन हमने किया। आपको किसी भी क्वेश्चन पे, कोई भी पॉइंट पे कुछ भी आपको अगर समझ में नहीं आया, आप उसको कमेंट सेक्शन पे लिखिए, I will try to make another video of that problem which whatever you are getting, all right। So इस क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 में दिसंबर 2021 का ये सॉल्यूशन था, दिसंबर 2021 का सॉल्यूशन था इस वीडियो पे। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 है पार्ट ए में, तो क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 की अनदर वीडियो आएगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो पे आप जाके देखोगे 11 से 20 तक के सॉल्यूशन, डिटेल्ड डिस्कशन उस पर भी रहेगा, क्लियर है। जो भी डाउट रहेगा आप कमेंट सेक्शन पे लिखोगे, अगर आपके पास पेपर नहीं है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप उसमें जाके डाउनलोड कर सकते हो, और वहां से आप उसका प्रिंट आउट लेना चाहो तो ले लीजिए, वरना आपके पास फोन पे आप उसको सेव कर लीजिए, लैपटॉप में सेव कर लीजिए, जहां पर सही लगे, और आप इस तरीके से उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर,
and stay tuned with us for our further upcoming videos, and please share, subscribe and like my channel. All right, thank you so much.